हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है आप लोगों के लिए, खुसूसन वो बच्चे जो लीगल ड्राफ्टिंग के हवाले से बहुत परेशान हैं। देखें, लीगल ड्राफ्टिंग हमने शुरू कर रखी है, ठीक है। उसके अंदर मैंने जो प्लीडिंग है उसके बारे में आपको 3 वीडियोस में बना चुका हूँ। उसमें मैंने पहली वीडियो में बताया था, और पहली वीडियो में तो मैंने पूरे जो आपका जो सब्जेक्ट है लीगल ड्राफ्टिंग उसका एक इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद जो दूसरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको प्लीडिंग के कुछ असूल बताए थे कि प्लीडिंग के क्या असूल होते हैं, और उसके जो 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट है। फिर मैंने उसके बारे में आपको 2 मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर बताया, और उनका सैंपल बताया कि उसको किस तरह लिखा जाता है अदालत में, ये क्या सारा सारा चीज़ बताई, ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट का एक जर्नल मेथड बताऊंगा, जो आप कहीं भी फिट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए आपसे, अगर वो कहता है कि जी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल करो, लिखो, या उसकी रिटन स्टेटमेंट लिखो, कुछ भी करना है, चाहे वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो, ठीक है ना, कोई भी हो, या रिकवरी ऑफ मनी हो, रिकवरी ऑफ डावर आर्टिकल्स हो, कुछ भी हो, सब के अंदर आपने प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट का यही मेथड फॉलो करना है, ठीक है। खुसूसी पेपर के लिए, मैं सिर्फ आपके पेपर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो पेपरों में आपको अगर परेशानी हो रही है कि यार ये पता नहीं क्या क्या लिखना है इसके अंदर, तो ये लो, मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, एक ट्रिक्स बता रहा हूँ, इनको आपने फॉलो करना है। इनको फॉलो किया, इनको याद रखना है, तो भाई ये पेपर आपके लिए हलवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हलवा हो जाएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले जनरल मेथड्स ऑफ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, सूट रिलेटेड टू डैमेजेस फॉर malicious prosecution, सूट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, restitution ऑफ कंजुगल राइट्स, declaration ऑफ एंड परमानेंट इंजेक्शन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यार ये जितने भी सूट आएंगे ना, सब के अंदर आपने यही फॉर्मेट इस्तेमाल करना है। बाकी जो फैक्ट्स है वो आपने खुद ही लिखने हैं, ठीक है। आप उनको याद नहीं कर सकते। हाँ, जो गाइड्स वगैरह हैं उसमें से इनके जो फैक्ट्स वैसे एक नज़र निकालो, पढ़ लो, समझ लो कि यार इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं। बाकी कहानी आपने खुद बनानी है, ठीक है। आप माशाल्लाह आप फाइनल ईयर में पहुंच चुके हैं, अब आपको कहानियां बनाने तो वैसे ही आती होंगी, तो आपने खुद से सारे फैक्ट्स बताना है कि वो फलां फलां बंदे के अंदर ये झगड़ा हुआ, फलां बंदे के अंदर ये प्रॉब्लम है पार्टनरशिप का, ये शादी इस तरह टूट गई है। वो सारी कहानी आपने खुद ही लिखनी है। वो मैं ना आपको याद करवा सकता हूँ, नहीं, वो आपसे कभी याद होगा, ठीक है। तो वो आपने फैक्ट्स खुद ही मैनेज करने हैं पेपर में। और वैसे भी जब पेपर शुरू होता है तो ये सारी चीज़ें ए टू जी याद नहीं रहती। हाँ, जो चीज़ याद रखनी है वो फॉर्मेट याद रखना है, और वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, चाहे वो प्लेंट का हो, रिटन स्टेटमेंट का। एक यूनिवर्सल मेथड बता रहा हूँ, हर जगह तुमने पेपर में यही जो है ना, जितने भी इसके सवाल आएंगे आपने यही मेथड फिट करना है, तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। बाकी फैक्ट्स आप खुद से मैनेज करना। लेकिन उससे पहले ये है कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो गाइड्स वगैरह है ना, उसके अंदर ये जितने भी है ना सूट या ये रिटन स्टेटमेंट, ये अगर एक दफ़ा पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा यार ये फैक्ट्स में लिखूंगा, ये कहानी गढ़ दूंगा, तो मेरा काम चल जाएगा। तो सबसे पहले अब मैं आपको एक जनरल मेथड बताता हूँ प्लेंट का, आपने हर जगह यही इस्तेमाल करना है पेपर में, ठीक है। अच्छा जी, वैसे हमारा जो ये डॉक्यूमेंट होता है ना, ये A4 पेज होता है, लेकिन मैंने क्योंकि यहाँ पे नहीं आ सकता फिट, हमारी पावर पॉइंट है, तो इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। अच्छा जी, सबसे पहले आपने टाइटल देना है प्लेंट, लिखना है प्लेंट। पहले तो सबसे ऊपर तो आपने क्वेश्चन लिखना है ना, ठीक है। उसके बाद लिखना है प्लेंट। उसके बाद आपने अदालत का नाम लिखना है, इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज कामल लाहौर, ओके। या आपने हर प्लेंट के अंदर यही लिखना है। फिर नीचे सिविल सूट नंबर डैश डैश 2024, सूट नंबर छोड़ देना है आपने, ठीक है, 2024 तक ये भी आपने लिखना है। जो भी प्लेंट होगा आपने यही सिंपल आपने छापा मारना है। उसके बाद आपने लिखना होगा डैश सन ऑफ एंड डॉटर ऑफ डैश रेजिडेंट ऑफ डैश। अब ये जो मैंने डैश वगैरह छोड़ा है ना, यहाँ पे आप खुद अपने हिसाब से नाम लगा दो, ठीक है। अजमल सन ऑफ राशिद, या बाबर सन ऑफ आजम, जो भी आपको लगता है आप लिख दें, और साथ में एड्रेस लिख दें, ठीक है। कोई भी फर्जी एड्रेस, कोई भी फर्जी नाम आप लिख सकते हैं। और फिर नीचे आपने उसी तरीके से प्लेंटिफ लिखना है, और उसके बाद लिखना है बीच में वर्सेस, और उसके बाद फिर आपने डिफेंडेंट का भी इसी तरीके से नाम लिखना है, और साथ में रेजिडेंट ऑफ डैश डैश डैश, जो भी उसकी एड्रेस होगी लिखनी होगी, ठीक है। अब ये जो मैंने डैश डैश जो जगह छोड़ी है ना, यहाँ पे ये आपने खुद फिल करना है अपने हिसाब से। आप नाम चेंज कर सकते हैं, डिफेंडेंट अपनी मर्जी का कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने डिफेंडेंट, ये भी हो सकता है कि आप ABC भी यूज़ कर सकते हैं, XYZ भी नाम लिख सकते हैं, जो बेहतर आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपने वर्सेस में डिफेंडेंट लिखना है, तो नीचे उसका नीचे टाइटल भी लिखना है डिफेंडेंट। उसके बाद जनाब आपने लिखना है यहाँ पे सब्जेक्ट, कि आपका जो प्लेंट या जो सूट है वो किसके बारे में।
डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है तो लिखना है सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ये देखें ना, ये जिस तरह यहाँ पे लिखे हुए। अगर रिकवरी ऑफ मनी है तो लिखना है सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी। अगर सूट रिलेटेड टू डैमेजेस फॉर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन है तो ये यहाँ लिखना है। ये जो डैश डैश है ना, यहाँ पे आपने वो टाइटल लिखना है जिस सूट किसके मुतालिक है, किस बारे में, वो टाइटल यहाँ पे लिखना है। ठीक है नहीं, ठीक है जी। तो ये हमारा पहला पार्ट हो जाएगा, ये हमारा पहला जो है ना उसका चेहरा हो जाएगा। उसके बाद जनाब दूसरा जो पार्ट होता है ना, उसके अंदर हम सारी डिटेल लिखते हैं। ठीक है, उसमें हम सारी की सारी कहानी सुनाते हैं। और वो शुरुआत होती है, सबसे पहले आपने लिखना है रेस्पेक्टफुली श्यूत, ये लिखना है। और उसके जो श्यूत के नीचे जो है ना, आपने पैराग्राफ वाइज लिखने हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 6 पैराग्राफ ही लिखना, उससे ज़्यादा पैराग्राफ नहीं लिखना। ज़्यादा लंबे पैराग्राफ लिखोगे या 10-12 लिखोगे तो खिचड़ी पक जाएगी। सिंपल 6 पैराग्राफ लिखें, और हर पैराग्राफ को आपने स्टार्ट करना है दैट द के साथ, और उसके बाद फिर आपने अपने हिसाब से कोई कहानी गढ़ देनी है। ठीक है, कोई भी लिख देनी है कि प्लेंटिफ फला जगह पे रहता है, प्लेंटिफ ने इतना यहाँ पे रहता है, उससे डिफेंडेंट ने ये पैसा ला। ये सारी जितनी कहानी आपने इन सारी 6 पैराग्राफ के अंदर सारा का सारा बताना है। ठीक है जी। उसके बाद जो तीसरा हिस्सा होगा उसमें आपने फिर करना है प्रेयर। आपने एक प्रेयर का टाइटल लिखना है, इतना जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा बिल्कुल इस तरह लिखना है आपने। उसके बाद ये जो 3 पैराग्राफ हैं ये वैसे ही कि वैसे आपने वहाँ पे छापे हैं पेपर के अंदर, इनको तो याद कर लेना। ठीक है, इन व्यू ऑफ द अबव मेंशन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस इट इज मोस्ट रेस्पेक्टफुली प्रेड दैट टाइटल सूट मे बी काइंडली डिक्रीड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, टर्म्स आ जाएंगी, उसमें ये 2 टर्म्स होंगी, तो लिखना है ए डिक्री ऑफ डैश। अब यहाँ पे मैंने डैश, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने वो जो टाइटल नहीं है जो आपने यहाँ पे लिखा होगा, जो भी होगा डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होगा तो आपने यहाँ पे भी डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज लिखना है। मे काइंडली बी पास्ड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट विद कॉस्ट। और उसके बाद ये तीसरा जो जुमला ये भी लिखना है, एनी अदर रिलीफ विच इज ऑनरेबल कोर्ट डीम्स फिट एंड प्रॉपर इन सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस मे आल्सो बी अवॉर्डेड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। ये छापना है बिल्कुल, ये बिल्कुल इस तरह लिखना है। उसके बाद बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह मैंने यहाँ लिखना है प्लेंटिफ, और उसके नीचे आप नाम आपने अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है ना, अजमल सन ऑफ बाबर, ठीक है ना, अयाज सन ऑफ नूर, जो आपको बेहतर लगे। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और फिर बिल्कुल उसी तरीके उससे उसके नीचे आपने लिखना है थ्रू काउंसल, यानी अपने वकील का नाम। अब वकील का नाम आपने लिख लेना है। मैंने यहाँ पे लिखा है चाहत अली खान, एडवोकेट हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट जो है ना लाहौर, ये चाहत अली खान बदोबदी हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, ये मैंने फर्जी नाम लिखा है, तो आप यहाँ पे भी कोई भी नाम लिख सकते हैं। और फिर बिल्कुल साइड पे नीचे जो आपने डेट लगानी है। तो ये हो गया तीसरा हिस्सा प्लेंट का। उसके बाद जनाब आखिर में आपने लिखनी है वेरिफिकेशन। ये भी हर प्लेंट के अंदर आपने ये लिखनी है लाजमी। और ये लाइनें तो यार रट्टा मार लो, यही फिट करनी है आपने, बस तारीख चेंज करनी है। ठीक है ना, वेरीफाइड ऑन द ओथ टुडे, जो भी डे उस दिन डे होगा ना पेपर का, आपने वो तारीख लिख देनी है। ठीक है, और साथ में मेरे ख्याल में पेपर आपके अगस्त में होंगे होपफुली। अगर अगस्त में होते हैं, सितंबर में, जो भी महीना होगा वो लिखेगा, साथ में 2024। और ऊपर फिर ये 2 जुमले वैसे के वैसे कि कंटेंट्स ऑफ द अबव प्लेंट पैराज आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, नथिंग हैज बीन कंसील्ड, कोई चीज़ मैंने नहीं छुपाई, सारा फिर प्लेंटिफ नीचे लिखना है। ठीक है, और फिर आपने नाम और ये सारा कुछ लिखना है। तो ये जनाब आपका प्लेंट तैयार हो गया। ठीक है, कोई भी आपका कोई किसी किस्म का भी प्लेंट आता है, सूट आता है, चाहे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो, रिकवरी ऑफ मनी हो, यार सब के अंदर आपने यही फॉर्मेट इस्तेमाल करना है। ठीक है, और इसको आपने याद कर लेना है। ये देखो इतना सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मैं दोबारा बताता हूँ, इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, नाम लिखना है जज का, फिर सिविल सूट लिखना है, उसके बाद प्लेंटिफ का नाम लिखना है, फिर वर्सेस लिखना है, फिर डिफेंडेंट का नाम लिखना है, फिर प्लेंट जो सूट होगा वो आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो है ना उसके बाद मेन बॉडी आ जाएगी, जिसमें रेस्पेक्टिव इशूज के बाद हर पैराग्राफ के अंदर दैट द से शुरू करना है और आपने कहानी बतानी है, ये प्रॉब्लम था, ये मसला हुआ, फलां ने मुझे इतना मारा, फलाना मेरे से इतने पैसे ले गया, उसने कहा मैं फलां दिन को दूंगा, फलां दिन पे एग्रीमेंट हुआ, मुझे नहीं दिया। जो भी केस होगा, जो भी उसकी प्रेपोजिशन होगी, उसकी कहानी खुद से कोई गढ़ देना पेपर में बैठे बैठे। इतने लोग तो तुम माशाल्लाह जीनियस हो, वैसे लॉ एंड विजडम को फॉलो कर रहे हो, तो इतने तुम एक्सपर्ट हो, तुम्हें हो जाना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आपने प्रेयर लिखनी है। प्रेयर में हमेशा हर प्लेंट के अंदर आपने यही फिट करनी है बस यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है, ये जो दूसरा पैराग्राफ है ना, ए डिक्री ऑफ डैश डैश, यहाँ पे आपने वो लगाना है जो आपका सब्जेक्ट होगा प्लेंट सूट का। ठीक है ना, अगर रिकवरी ऑफ मनी है तो वो लिखना है, अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है वो लिखना है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है तो वो लिखना है। उसके बाद फिर तीसरा पैराग्राफ भी लिखना है। वैसे ये प्रेयर आपने याद कर, इसको रटा मार लो। उसके बाद प्लेंटिफ का नाम, फिर थ्रू काउंसल, डेट वगैरह डेट, और उसके बाद चौथा जो ऐसा होगा वो वेरिफिकेशन। तो भाई ये हो गया हमारा प्लेंट का एक जनरल मेथड,
एक यूनिवर्सल मेथड, आपने पेपर में इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगी रिटन स्टेटमेंट का क्या एक मेथड है। अच्छा, पेपर में क्या होता है सिंपल, अगर वो आपको कहता है ना कि प्लेंट फाइल करो, तो साथ में आपको वो उसकी ना रिटन स्टेटमेंट भी देता है, यानी ये दो सवाल एट अ टाइम हो जाते हैं। और रिटन स्टेटमेंट तो प्लेंट से भी ईजी है। अच्छा, उसमें अब आपने क्या करना है, सबसे पहले बड़ा टाइटल देना है रिटन स्टेटमेंट, उसी तरीके से अदालत का नाम, उसी तरीके से सिविल सूट का नाम, उसी तरीके से प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का नाम, और उसके बाद फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है प्लेंट सूट फॉर। अब जिसके जवाब में देखो ना, अब आपने रिटन स्टेटमेंट भी किसी प्लेंट के अगेंस्ट होगी ना, अगर प्लेंट है ना, मिसाल के तौर पर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बारे में पेपर में आया कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के ऊपर एक प्लेंट फाइल करे, तो यहाँ पे भी आपने टाइटल में रिटन स्टेटमेंट नीचे प्लेंट सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अच्छा, उसके बाद फिर ये दो जो लाइनें हैं ये एक्स्ट्रा हैं इसके अंदर, रिटन स्टेटमेंट के अंदर, ये प्लेंट के अंदर नहीं थी। यहाँ पे आपने लिखना है रिटन स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट, और उसके बाद नीचे लिखना है द डिफेंडेंट बेग्स टू सबमिट एज अंडर, ठीक है। ये दो एक्स्ट्रा लाइनें हैं जो आपकी उधर प्लेंट में नहीं थी, यहाँ रिटन स्टेट में आएंगी। ये थोड़ा सा यहाँ पे एक फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा पार्ट आ जाएगा, उसमें फिर रेस्पेक्टिव इश्यूज से आपने शुरू करना है। उसके बाद आपने दूसरा जो पैराग्राफ लिखना है वो लिखना है प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन, कि आपने ऑब्जेक्शन बतानी है। क्योंकि जो जो रिटन स्टेटमेंट होती है ना, उसमें तो एक्चुअली बंदा ऑब्जेक्ट करता है ना कि सर ये प्लेंट वाला जो है ना सारी बकवास कर रहा है, झूठा है। अब उस ऑब्जेक्शन में आपने क्या लिखना है दैट द, उसके बाद आपने एक कहानी बतानी है कि सर ये जो प्लेंटिफ है जो मुझे कह रहा है कि मैंने इससे पैसे लिए, ये खुद बड़ा चोर है, ये खुद बड़ा ये है, मैं ऑब्जेक्शन उठाता हूँ, इसको कोई हक नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, सारा कुछ, ठीक है जी ये। और उसके बाद फिर आपने लिखना है ऑन फैक्ट्स या मेरिट्स, ये एक हेडिंग देनी है। और उसके बाद ये जो 6 के 6 पैराग्राफ थे ना जो प्लेंट में आपने दिए थे, अब उनको आपने या तो एडमिट करना है या फिर आपको उनको एडमिट नहीं करना। उसका तरीक़ेकार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले जो पैराग्राफ है ना, आपने उसको मिसाल के तौर पर नहीं एडमिट करते कि पैरा 1 ऑफ द प्लेंट इज़ नॉट एडमिटेड, तो उसके बाद फिर आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है खुद से कि क्यों एडमिट नहीं कर रहे, यानी कि वो प्लेंट जो है ना वो गलत बात कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ, पैरा 2 ऑफ द प्लेंट इज़ एडमिटेड ओनली टू द एक्सटेंट, कि मैं दूसरा जो पैराग्राफ है, जो पैरा है ना प्लेंट का, वो एक हद तक एडमिट करता हूँ, बाकी ये एडमिट नहीं करता, बाकी एक्सप्लेनेशन आगे खुद से लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर आप इस तरह भी तीसरा पैरा भी लिखने का कि तीसरा जो द कंटेंट्स ऑफ द पैरा 3 ऑफ द प्लेंट आर नॉट एडमिटेड, मैं इसको नहीं एडमिट कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, तो फिर आपने सारा का सारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। अच्छा, बाकी जो पैरा आपने वो किए हैं ना, एडमिट किए, उनके सामने सिर्फ ये एक एक लाइन लिखनी है, क्या, लीगल, या ये लिखना है दैट कंटेंट्स ऑफ द पैरा 4 ऑफ द प्लेंट आर एडमिटेड, ये लिखना है। यहाँ पे आगे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, याद रखना। एक्सप्लेनेशन अपनी तरफ से जो तुम लोगों ने जुमले ऐड करने हैं ना, वो ये डैश डैश से शुरू करने। जो चौथा, पांचवा और छठा जो पैराग्राफ है ना, इसको आपने कहना है कि जी मैं इनको एडमिट कर रहा हूँ। अच्छा, ये तरतीब आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं कि पहला पैराग्राफ भी आप एडमिट कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं, लेकिन बात सुनना, सारों के सारे 6 के 6 पैराग्राफ एडमिट मत कर देना। अगर सारे 6 के 6 एडमिट करोगे तो रिटन स्टेटमेंट का तो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं करना। तो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ सिंपल, 3 पैराग्राफ आखिर वाले कहना कि हाँ मैं एडमिट कर रहा हूँ, ऊपर वाले 3 जो है ना उसको कहना मैं एडमिट नहीं कर रहा, और उनको काउंटर क्लेम करके देना, यानी उनको फिर जो प्लेंट में जो उसने एक वर्जन दिया ना उसका एक उलट वर्जन तुमने वहाँ पे छाप देना है, ठीक है। सिंपल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में फिर भाईजान प्रेयर आएगी, लेकिन हाँ रिटन स्टेटमेंट जो प्रेयर आती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है। ये इसकी 3 लाइनें हैं, ये भी आपने याद कर देनी है। सबसे पहले लिखना है इन द सर्कमस्टांसेस नरेटेड अबव इट इज हम्बली प्रेयर टू द ऑनरेबल कोर्ट दैट दिस सूट मे बी काइंडली डिसमिस, कि ये जो सूट है वो डिसमिस कर दें, किसका, जो प्लेंट ने पहले दायर किया था ना वो डिसमिस कर दें, क्योंकि आप रिटन में अगले का जो प्लेंट है जो उसने दरखास्त दी उसको डिसमिस करने की यानी प्रेयर करेंगे ना। उसके बाद लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ दिस सूट में आल्सो बी अवार्डेड डिफेंडेंट, कि जितना भी खर्चा पानी हुआ है ना वो प्लेंटिफ से लेके डिफेंडेंट को दे दें। और दूसरा आखिर में तीसरी लाइन ये लिखनी है कि इसके अलावा अगर ऑनरेबल कोर्ट कोई और रिलीफ देना चाहती है जो उसको पॉसिबल लगता है तो वो काइंडली मुझे ग्रांटेड कर दे, ठीक है। सिंपल ये लिखना है। उसके बाद अपना डिफेंडेंट अपना नाम लिखेगा और वो अपना फिर वकील का थ्रू काउंसिल, इसका वकील है बाबर आजम। देखो यार, डिफेंडेंट का वकील है बाबर आजम और उसका प्लेंटिफ का है बदू बदी यानी चाहत अली खान, ठीक है। और उसके बाद आपने डेट लगानी है। और उसके बाद चौथा जो पार्ट है वो वेरिफिकेशन का,
वो बिल्कुल एज इट वही डिटो आपने छापा मारना है जो आपने प्लेंट के अंदर लिखा है, ठीक है। बस वहाँ पे तारीख भी आपने नोट करना है, नीचे सिर्फ अपना देख लेना कि यहाँ गलती से प्लेंटिफ लिख लो, यहाँ पे डिफेंडेंट लिखना है और जो उसका नाम है यानी अयाज सन ऑफ नूर या अरशद सन ऑफ काशिफ जो भी है वो लिख देना है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा चौथा हिस्सा। तो अब अगर हम रिटन स्टेटमेंट के अंदर अगर फ़र्क देखें तो फ़र्क सबसे पहले तो ये है कि ये प्लेंट सूट के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है इसके नीचे आपने ये जुमला ज़रूर लिखना है कि रिटन स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट और दैट डिफेंडेंट बेग्स टू सबमिट एज, एक ये डिफरेंस है। दूसरे पार्ट के अंदर रेस्पेक्टफुल शूट के बाद ये प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन ये ज़रूर लगाना है कि आपने ऑब्जेक्शन उठाना है, उस बंदे पे ऑब्जेक्शन उठाना है कि बस सर ये जो मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है ये खुद बंदा यही है, ठीक है। और उसके बाद फिर जितने भी पैराग्राफ हैं ना 6 के 6 उनको आपने जवाब देना है, उसमें से 6 पैराग्राफ आपने जो है ना यानी कि एक्सेप्ट कर देना है, एडमिट करने हैं, बाकी 3 को ना आपने ना एडमिट नहीं करना और उनकी अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन लेनी है। जहाँ पे ये मैंने डैश डैश लिखा है ना यहाँ से आपने खुद से उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा इसमें प्रेयर। अब रिटन स्टेटमेंट की प्रेयर और प्लेंट की प्रेयर दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ये रटा मार लेना, कोई मसला नहीं, याद कर लोगे, माशाल्लाह चीते हो तुम लोग, ठीक है जी। और उसके बाद वेरिफिकेशन दोनों प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में सेम है। तो अगर वो देखा जाए तो हमारा जो रिटन स्टेटमेंट है प्लेंट है वो तकरीबन 80% सेम है यार, बस 20% का डिफरेंट है। तो अब इसमें क्या मुश्किल है, तो यही तरीका आपने ये सारा दोनों मेथड्स याद कर लें और उसके बाद ये जो भी इसमें से कोई सवाल है ना कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करें, रिकवरी ऑफ मनी का करें, इनकी कहानी आपने खुद से ही लिखनी है, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे जो आपके पास गाइड वगैरह होगी ना, एन सीरीज़ वगैरह जो भी है, आप उसमें से एक दफ़ा ना इनकी ना वो उन्होंने डिटेल में सारा लिखा हुआ है वो पढ़ लीजिएगा, फिर आपने पेपर में अपने हिसाब से उनकी ना कहानी लिख देनी है, ठीक है। मतलब आपको आइडिया हो जाए कि यार उसने क्या लिखा है, क्या क्या फैक्ट्स लिखे हैं, उस हिसाब से लेके चलना। बाकी नाम आपने अपने लिखने हैं डैश डैश पे, ठीक है। ये डैश डैश की जगह मैंने जो छोड़ी है यहाँ पे आपने अपनी तरफ से यानी कि चीज़ें मेंशन करनी है, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है ना प्लेन सूट फॉर डैश, यहाँ पे आपने वो सूट का टाइटल लिखना है जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर आपसे उसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लिखनी है तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लिखनी है, अगर उसने रिकवरी ऑफ मनी लिखना है तो यहाँ पे भी रिकवरी ऑफ मनी लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद ये मैंने सारे दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, फिर पहला, फिर रिटन स्टेटमेंट के भी पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारा मैंने आपको बता दिया। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, बड़ी स्पेशल वीडियो। मैंने बड़ी मेहनत से मैंने देखा कि यार मैं आपको कोई इस तरीका बताऊं कि तुम लोगों को ना लीगल ड्राफ्टिंग में जो खुसूसन जो प्लेडिंग वाला जो हिस्सा है ना, ठीक है ना, उसमें अगर कोई भी आपसे वो सूट कहता है कि सूट लिखें या रिटन स्टेटमेंट लिखें या प्लेंट लिखें, तो मैं आपको उसका एक जनरल आपको मेथड बता दिया, आपने हर जगह यही फिट करना है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि लीगल ड्राफ्टिंग का जो सब्जेक्ट है इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।